अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर अजीज़ान मन आज 19 जनवरी 2026 है और गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। कराची के अंदर गुल प्लाजा के अंदर आग लगी और उस आग लगने के नतीजे के अंदर अब तक जो है वो 31 के करीब जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं, जिस तरह BBC के कल ने 21 बताया था, अब 31 के करीब बताया जा रहा है कि लोग जाँ बाग हो चुके हैं। और इस आग के नतीजे में बहुत सी बातें हैं। मैंने अपना वक्त लिया, मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी की और मैंने कहा कि प्लाजा जो 7 वाला प्लाजा है वो कौन ओन करता था, इस गुल प्लाजा के अंदर जो गोदाम है उसके अंदर क्या माल था और उस गोदाम के माल का किसी को हिस्सा दिया गया था, नहीं दिया गया था। इनसाइडर इंटेलिजेंस के मुताबिक जो मुझे खबर पहुंची वो मैंने आपको बताई है और कुछ सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। इन तहकीकात के बाद मैंने अपना वक्त लिया तहकीकात करने के अंदर और अब जो सवालात जन्म ले रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। देखिए, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह हामिद मीर साहब कहते हैं कि साना गुल प्लाजा जहां भग अफराद की तादाद 26 हो गई, क्या सिंध हुकूमत ने इमारत में नाजायज तामीरात करने और नक्शे के खिलाफ वर्जी के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई की या नहीं? ये कहानी यहाँ से सिर्फ शुरू हो रही है, मैं तमहीद बांध रहा हूँ सिर्फ, ये भी बात जहन के अंदर रखिएगा। क्योंकि इस आग को अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंध हुकूमत के ऊपर डालना चाहते हैं तो ठीक है, उनकी तो जाहिर बात है, नालायकी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन स्ट्रक्चरल फॉल्ट के ऊपर डालना चाहते हैं, टेक्निकल वजूहात के ऊपर डालना चाहते हैं, तो टेक्निकल वजूहात के ऊपर तो फिर बल्दिया फैक्ट्री की आतिशज़दगी जो कि तकरीबन जो है वो आज से आप देखिए कि इसको 13 बरस हो चुके हैं। 13 बरस पहले हुई थी ये खबर, 2020 की है BBC की। उसके बाद 2 मुल्ज़मान को सजाए मौत हुई और बेतहाशा लोग वहां पे भी भत्ते की कार्रवाई बाद में निकली थी। और जो अंदर से कराची के अंदर से खबरें आई थी, पता चला था कि भत्ता नहीं दिया गया था इसलिए, और बहुत जुल्म किया गया था और फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। लेकिन आपको सिर्फ मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ। यू आर टॉकिंग अबाउट कराची, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट जहां माफिया रूल है टोटल, और माफियाज पाकिस्तान चलाते हैं और कराची चलाते हैं। और सबसे तगड़ा माफिया कौन सा है? पाकिस्तान की अपनी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज सबसे बड़ा बदमाश है, छोटे बदमाशों को कंट्रोल करती हैं। और जो बदमाश सबसे बड़े बदमाश पे, सबसे बड़े माफिया के ऊपर एतबार करके, मैं जूमैनी बात कर रहा हूँ, सबसे बड़े माफिया के ऊपर एतबार करके हुकूमत के अंदर आता है, वो सबसे बड़ा माफिया उसका कभी भी सब जो है वो खैर खा नहीं होता, उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। जिस पाकिस्तान में जो सियासतदान वही कामयाब है, बार बार आया है, जिसने अपना माफिया खुद क्रिएट कर लिया, अपनी बदमाशी खुद क्रिएट कर ली। एक तो ये बात वाजे कर लीजिए। फिर हामिद मीर साहब जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब ये नाजायज तामीरात का मामला था, इसको भी पहले वाज़े करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा बराए मेहरबानी, जो आज टीवी की न्यूज़ रिपोर्ट है, वो इसके ऊपर बड़ी वाज़े है, जहाँ पे, और ये आपने ज़हन में रखनी है ये बातचीत जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं कोई हैप-हैज़र्ड आपको नहीं बता रहा, मैं एक कहानी को एक ख़ास तरफ लेके जा रहा हूँ, जो मेरे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। उसकी मैं आपको बेसिस बना रहा हूँ और फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ। कराची के जो ट्रेडर्स हैं वो खुद कहते हैं कि जनाब ये टोटल बकवास है, कि जनाब हमने जो है वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, वेंटिलेशन सिस्टम भी मौजूद था। गवर्नमेंट का रेस्क्यू ऑपरेशन 1 घंटे बाद तो वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंची, उसके बाद सारी रात रेस्क्यू अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थी सर्विसेज, हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों को बचाया। सारी रात फायर ब्रिगेड का पानी खत्म हो जाता था और हमने बाकायदा तौर के ऊपर तमाम बिल्डिंग बायलॉज जो हैं वो उसको हम फॉलो कर रहे थे। और ये हमने जो है वो कहते हैं कि आग बुझाने की खुद कोशिश की, हर घंटे बाद पानी खत्म हुआ, 1 घंटा के बाद जो है वो हर 15 मिनट बाद यहाँ पे जो है वो मसला शुरू हो गया। पहला फायर ट्रक वो कहते हैं कि 1 घंटे के बाद, 1 घंटा और 15 मिनट के बाद वहां पे पहुंचा। हालांकि ये जो जगह है जहां पे आप बात कर रहे हैं, ये अब अगली कहानी सुन लीजिए। ये प्राइम प्रॉपर्टी है गुल प्लाजा, कराची के हब में, साहिल समुंदर से सदर का इलाका, सोल्जर बाजार का इलाका, मेन शाहराह फैसल का इलाका, कराची का प्राइम प्रॉपर्टी है, सबसे महंगा तरीन प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अब एक और अहम सवाल आता है, गुल प्लाजे का मालिक कौन था? गुल प्लाजे के मालिक जो है वो मुख्तलिफ दुकानदार, मेमन बरादरी, खास तौर पे ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो इसको मिलके चला रही थी। और उसमें पाशा साहब का नाम आता है जो सरकर्दा थे। तो एक बंदे का फैसला नहीं था अगर गुल प्लाजा कोई खरीदना चाहता था तो। ज़हन नशीन कर लीजिएगा इस बात को, मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ।
गुल प्लाजा के बिल्कुल नेक्स्ट डोर के ऊपर अगर आप देखें तो जो आम पिक्चर्स में नजर नहीं आ रहा, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया दिखाता है, एक बहुत बड़ा प्लाजा आपको नजर आ रहा है। ये रिम्पा प्लाजा है। रिम्पा प्लाजा की भी एक हिस्ट्री है। रिम्पा प्लाजा में भी एक तरफ तो मैंने गुल प्लाजा का आपको बता दिया ना, रिम्पा प्लाजा का मालिक कौन है ये कहीं से नहीं पता चलता। कोई कंजोर्शियम है, मुख्तलिफ ग्रुप है। कराची में ऐसी बहुत सी ये हॉटेस्ट प्रॉपर्टी है, प्राइम प्रॉपर्टी है कुछ की, जो फ्रंट मैन है मालिक, पीछे कौन निकलता है, डी कंपनी निकलती है। डी कंपनी कौन है? डी कंपनी जो है वो पीछे से दाऊद इब्राहिम साहब हैं, जो इस वक्त भी कराची 26 नंबर में रह रहे हैं, गली में, डीएचए में। और उनकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ जो है करीम लाला, जो उनके साथी थे मुंबई के, उनके जो आका खानी जो लोग हैं, कौम है, उनके साथ उनका सिर्फ राब्ता है और किसी के साथ राब्ता नहीं है। बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो बड़ी पुरानी तस्वीर है दाऊद इब्राहिम की और डी कंपनी की। लेकिन डी कंपनी मुंबई में जो करके आई उसके ऊपर फिल्में बनी है, मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा। और इनकी कराची के तमाम जो बिगेस्ट क्राइम और पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनके साथ इनकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, क्योंकि लड़ने से बेहतर ये पार्टनरशिप करना समझते हैं। और इन सबसे बड़ा ऊपर जो हाथ है वो फौजी माफिया का है, जिसका हैंडीकैप ये है कि अफसर 2 साल बाद चेंज हो जाता है, लेकिन नया माफिया हेड जो है हर 3 साल बाद, अब नया ट्रेंड चला है 5 और 10 साल बाद, 6 साल बाद आता है, जो आर्मी चीफ होता है, मौजूदा माफिया चीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। लेकिन उसको नीचे जो लोकल उसका लिeutenant है वो कोर कमांडर कराची है। लेकिन कोर कमांडर कराची का भी जो गूंज, जो लोकल इन्फोर्सर हैं, वो डीजीआईएसआई इंटरनल विंग इस वक्त जो है, आपको पता ही है कि ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी है, और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो सबसे बड़े अपने आप को कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई बदमाश नहीं है, आगे से आओ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, पीछे से आओ, चस ना करा दी तो पैसे वापस। याद है ना आपको? बहरहाल ये दिस इज हाउ पाकिस्तान वर्क्स। लोग कहते हैं यार ये क्या हर चीज में कंस्पिरेसी थ्योरी निकल आती है, लेकिन अजीजान मन, ये पाकिस्तान इसी तरह चल रहा है। पाकिस्तान, कराची या अंडरवर्ल्ड, इंडिया में भी इसी तरह के हालात है, मुंबई वगैरह में, लेकिन वो थोड़ा जरा ऑप्टिक्स का बड़ा ख्याल करते हैं। नाउ दिस इज द प्राइम प्रॉपर्टी, ठीक है जी, जहां हम वापस आते हैं। ठीक है, डी कंपनी का अपना भी एक लिंक है। गुल प्लाजा की बेसमेंट के अंदर हमारे पास जो इतलात हैं, वो हम फिर वापस आते हैं। कराची का सुपर कॉप था डीआईजी शाहिद हयात। डीआईजी शाहिद हयात डीजी एफआईए भी था सिंध का, और जब वो डीजी एफआईए था तो उसने एक बहुत बड़े बस्ट शुरू किए थे ड्रग्स के। और उसके अंदर कोई एक जो है डीआईजी शाहिद अब्बास ने 2014 के अंदर एक एक्सटेसी, एक खास ड्रग होती है, डिजाइनर ड्रग होती है, उसका पूरा एक कंटेनर पकड़ा था गुल प्लाजा के गोडाउन के अंदर, जो वेयर हाउस है, वहीं से पकड़ के वहीं पे सीज किया था पूरे का पूरा कंटेनर। और पता चलता था कि गुल प्लाजा के अंदर, फिर ये बेसमेंट के अंदर, ये जहां भी गोडाउन है वहां पे ये एक कंटेनर माल पूरा एक्सटेसी का पूरे पाकिस्तान को वहां से सप्लाई किया जा रहा था। अब गोदाम तो जो है वो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है वहीं पे हो मौजूद, ठीक है, गोदाम तो चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अब हम घूम के वापस आते हैं गुल प्लाजा की आग की लेटेस्ट पिक्चर, और साथ रिम्पा प्लाजा आपको नजर आ रहा है। रिम्पा प्लाजा में 2 दफा आग लग चुकी है पहले ही, ठीक है जी। और रिम्पा प्लाजा में बार बार आग लगी है, और रिम्पा प्लाजा भी जो है वो स्ट्रक्चरल बहुत वीक है। और इनकी जिस वक्त आप बात करते हैं कि जनाब इनका ओनर कौन है, तो कहते हैं जी ओनर तो हमें नहीं पता। ओनर जो है वो कंजोर्शियम है, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। बात जब आप कराची की इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी ये लिंक डी कंपनी से निकलता है। डी कंपनी कौन है? दाऊद इब्राहिम साहब। और दाऊद इब्राहिम को कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस या आईएसआई की मर्जी से ही तो कराची डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 26 नंबर में बैठे हुए हैं ना। एसएसजी के गार्ड्स मार्ड्स पूरा सिस्टम है, उनसे मिल भी कोई सिर्फ एक बंदा सकता है और कोई नहीं मिल सकता। उनके ऊपर हिट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज मुसलसल करती चली आई हैं, लेकिन वो पकड़ा ही नहीं देते। सिक्योरिटी बड़ी टॉप नॉच है। कराची के प्रॉपर्टी टाइकॉन वो है इस वक्त, और उनकी पार्टनरशिप कराची की टॉप नॉच नंबर 1 जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, या पॉलिटिकल क्राइम फैमिलीज कह लो, या पॉलिटिकल माफिया कह लो, या जो पावर में बैठे हुए उनके साथ है। अब इस लिंक को आप ले लें, और जाहिर बात है कि ये सब, चाहे दाऊद साहब हो, चाहे मलक रियाज साहब हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, या कोई भी और बंदा हो, कराची में अगर काम करना है, और वो भी कराची के हब के अंदर काम करना है, तो फिर आपको अपने साथ मिलाना पड़ता है
सबसे बड़े माफिया को। पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए भी सबसे बड़े माफिया को साथ मिलाना पड़ता है। सबसे बड़ा माफिया कौन सा है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। अब इस सूरत हाल के अंदर ये हकीकत है, इसमें किसी किस्म की कोई एग्जैजरेशन तो नहीं है। कराची में सबको क्या, पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता है कि यही कहानी है। अब स्ट्रक्चरल फॉल्ट है और बहुत पुराना है। रिम्पा प्लाजा के बारे में बात की जाती है, ये नेक्स्ट डोर है इसके, रिम्पा प्लाजा। इसकी प्रॉपर्टी ओनर्स जो हैं वो एम्बिगुअस हैं और कहा जाता है कि इसको दोबारा से रीबिल्ड करके अगर बनाया जाता है और इससे बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, यहाँ पे मेगा स्ट्रक्चर कराची के दिल में खड़ा किया जाता है, तो वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो एवरीबॉडी वुड वांट अ पीस ऑफ दैट प्रॉपर्टीज बाय। तो फिर वो रिम्पा प्लाजा और गुल प्लाजा मिलके कराची के सोल्जर बाजार के अंदर जो प्रॉपर्टी बनेगी, और वो इन स्ट्रक्चरल फॉल्ट्स जो बार बार आग लग जाती है, ठीक है इश्यूज, लेकिन आग तो गुल प्लाजा में तो नहीं लगी ना पहले जी। गुल प्लाजा वाले तो ओनर्स क्या कहते हैं, गुल प्लाजा के ओनर्स कहते हैं कि हमारा तो वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह सब कुछ बेहतरीन है, ये बकवास कर रहे हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है जी, गुल प्लाजा के ओनर्स और ट्रेडर्स बॉडी ये बात वाजे तौर के ऊपर कह रही है, और ये तो बात हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं, आपको हम बता भी रहे हैं, आप देख लीजिए गुल प्लाजा के ओनर्स क्या कहते हैं इसके ऊपर, वो भी आप देख लीजिए। तो जो ट्रेडर बॉडी है वो कहती है कि झूठ बोल रहे हैं भाई ये लोग। और ये मेमन बरादरी बहुत तगड़ी बरादरी है, ये कोई आम बरादरी नहीं है, आपने ये बात समझ लेनी है। गुल प्लाजा वाले, दे कैन नॉट बी पुश्ड अवे इन कराची। ये दुबई, इंडिया, पाकिस्तान, लंदन, हर जगह ये तगड़े लोग हैं। मेमन बरादरी को आप धक्का मार के उनसे उनका प्लाजा नहीं ले सकते हैं, अगर आपने मेगा प्रॉपर्टी बनानी भी है यहाँ पे कोई तो, या बेसमेंट के अंदर कोई कार्रवाई चल रही है तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बेसमेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो 2014 पुरानी बात होगी। और शायद हयात साहब तो अब तक वफात भी पा चुके हैं, और ड्रग बस्ट तो वहां पे मौजूद था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ड्रग बस्ट से भी ज्यादा बड़ा, उसके अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है। कराची के दिल के अंदर मेगा प्रॉपर्टी की डील है, स्ट्रक्चरल डिकेज है वहां पे मेगा प्रॉपर्टी दोबारा अगर खड़ी होती है तो जाहिर बात है गुल प्लाजा अगर साथ शामिल हो और रिम्पा प्लाजा साथ शामिल हो, जो कॉर्नर प्लॉट है वो गुल प्लाजा बनता है। कॉर्नर प्लॉट गुल प्लाजा बनता है, तो कॉर्नर प्लॉट अगर साथ शामिल होता है तो फिर आप सोचिए कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या चली जाएगी, किस तरफ चली जाएगी, जो स्ट्रक्चरल इश्यूज जो चल रहे हैं वो क्या होंगे। सवाल तो बनता है। लेकिन क्या मेमन कोई एक बंदा तो नहीं है जिससे सौदा करना है? क्या मेमन बरादरी जो है वो ये यहां से इनको पुश अवे किया जा सकता है? भाई नहीं, वो लोग बदमाशी नहीं मानते हैं, वो तो भत्ता भी नहीं देते हैं, तो वो तो इस किस्म के लोग हैं। तो फिर दरमियान से एक बंदा अगर तोड़ा जाता है, जाहिर बात है किसी के घर में नकब लगानी हो और बहुत बड़ा घर हो, या किसी की सल्तनत गुरानी हो और कोई बहुत बड़ी सल्तनत हो, तो एक बंदा दरमियान में से तोड़ लो, और एक बंदा अगर तोड़ लिया जाता है यहाँ पे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? और आग तो लगाई जा सकती है, लेकिन वो आग इतनी जल्दी 3 घंटे में पूरे प्लाजे को खाकस्तर कर दे। जिस प्लाजे के अंदर, उसी प्लाजे के मालकान के मुताबिक आज दिन तक जो है उन्होंने इस बड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को वो फॉलो करते हैं, आपको बताया है, आग पकड़ नहीं सकती। तो फिर इसका क्या मतलब है? ये सवाल है, जवाब आपके पास होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। जो इस वक्त हालात हैं, जो ड्रग बस्ट का किस्सा है वो उसमें गुल प्लाजा आता है बराह रास्त, क्योंकि गुल प्लाजा के गोडाउन के अंदर ही शायद हयात साहब ने वहां पे रखा था ये मामला, और तमाम पाकिस्तान के अंदर कहते थे कि डिजाइनर ड्रग का जितना भी बिजनेस है वो वहीं से चल रहा था, उन्हीं गोदामों से चल रहा था। अब गोदाम शिफ्ट हो गए नहीं शिफ्ट हो गए ये तो मेरे पास इस वक्त कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शिफ्ट किए जा सकते हैं गोदाम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कराची के अंदर से ये धंधा नहीं चल रहा। डिजाइनर ड्रग्स पाकिस्तान में नहीं बनती, वो ये एलएसडी टाइप और एक्सेसी बाहर से आती है, कराची आती है, कराची से सप्लाई होती है। लेकिन जब गुल प्लाजा के ऊपर आप आते हैं और मासूम जानों के ऊपर आते हैं, हमारा एक तो अफसोस हम करना चाहते हैं उन मासूमों से जिनके साथ ये जुल्म हुआ, और वो लोग कहते हैं कि जनाब अपनी मदद आपके तहत हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किए, और गाड़ियां बराह रास्त नहीं जा सकती थी, तो दीवारें रिम्पा प्लाजा की जुड़ी हुई हैं गुल प्लाजा से, गुल प्लाजा के अंदर से रिम्पा प्लाजा के अंदर से गाड़ियां गई हैं। लेकिन रिम्पा प्लाजा की अपनी क्या हालत है वो हमने आपको बता दी है, 2 दफा उसको जो है वो आग लग चुकी है। आप देख लीजिए, दिसंबर के अंदर ही पहली आग लगी थी, नवंबर दिसंबर में, दूसरी 2 हफ्ते बाद दूसरी आग लगी थी। स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट्स इसके भी बहुत ज्यादा हैं, और इस प्लाजे को जो है वो दोबारा से अगर प्रॉपर्टी को बनाया जाता है
और कराची में इस वक्त पैसे जगह तो खाली कोई नहीं बची। सेंट्रल प्रॉपर्टी जो है उसको दोबारा से आप रीबिल्ड अगर करते हैं, जिस तरह गखड़ प्लाजे में आग लगी थी, आज दिन तक रावलपिंडी में, आज दिन तक गखड़ प्लाजे की आग के ऊपर मैनेजर कहते हैं जी मारा गया, लाश नहीं मिली, एक वही बचा हुआ था। गखड़ प्लाजा रावलपिंडी का गुल प्लाजा है और बल्कि उससे भी बड़ा ही है, तकरीबन तकरीबन गुल प्लाजा की साइज का है। रावलपिंडी सदर के अंदर वो भी था, उसको आग लगी, उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ, पुराने लोगों को कोई भी नहीं पूछा गया, जो ट्रेडर एसोसिएशन थी फारिग हो गई, और उसके अंदर भी जाहिर बात है सबसे बड़ा माफिया इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे आग की वजह क्या है और जो ट्रेडर्स कह रहे हैं उसको क्या रब ऑफ कर दिया जाएगा टेक्निकल डिफॉल्ट्स की वजह से, ये पता तब चलेगा जब इसके ऊपर नए प्लान्स आएंगे कि आगे क्या बनने जा रहा है। तो आपको 2+2 आप बड़े आराम से आप कर लेंगे, उस वक्त पता चलेगा। हम अफसोस का इजहार करते हैं जिन उन लोगों से जिनकी जान गई यहाँ पे, उनके लवाहिकीन से, लेकिन ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात बहरहाल हर सूरत के अंदर हमें चाहिए, और आई एम श्योर कराची के लोगों को भी चाहिए, और जो मुतासरीन हैं उनको भी चाहिए। ये कब तक सिलसिला चलेगा? इस वक्त इस तरह चलेगा पाकिस्तान के अंदर। ये बाबे जो हैं इस वक्त भी बैठे हुए हैं जो, और जो माफियाज रन कर रहे हैं, ये कब तक माफियाज पाकिस्तान को रन करेंगे? सवाल बनता है जी, सवाल करना चाहिए, सवाल की इजाजत होनी चाहिए। कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या ख्याल है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा